ओके, सो ऑल्दो कल डिस्कस किया था मैंने कि ट्रेनिंग जब भी स्टार्ट करते हैं हम लोग कंटेनर्स के बारे में, तो सबसे पहले वी विल कवर डॉकर कंटेनर, देन वी विल मूव ऑन क्यूबरनेटी। तो पहला मॉड्यूल 20 आवर्स का डॉकर का रहेगा, देन सेकंड मॉड्यूल आपका रहेगा क्यूबरनेटी का, राइट। दो कंटेंट आपको फॉलो करने होंगे। एक मेरा पीडीएफ अपना कस्टमाइज है, जिसको मैंने कंक्लूड करके बातों को लिखा हुआ है, राइट। ये मेरे अपने हैंड्स नोट्स हैं, ये मैं आपको दूंगा। सेकंड कंटेंट मैं आपको दूंगा ऑफिशियल बुक्स, जो रेडिट ने हमको दी हुई हैं आप लोगों के लिए, कि आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो पढ़ने के लिए, ओके। जिसको EX 188 बोलते हैं हम लोग। इसका नाम पहले EX 180 था, अब उसको EX 188 कर दिया है। तो आपको 188 इससे मतलब नहीं है अभी। सिंपल सा एक बुक मैं आपको दूंगा जिसमें बेसिक कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी बिगिनिंग से समझाई गई है प्रॉपर, ठीक है। ये पीडीएफ जो आपको दिख रहा है, ट्रेनिंग में जब भी आप लैब परफॉर्म करोगे, जो जो लेक्चर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को डे बाय डे, प्रॉपर हर चीजें यहाँ डॉक्यूमेंटेड है। टोटल कमांड्स समराइज करके पूरा कंक्लूड करके बातें बताई गई इसके अंदर, कि लैब हैंड्स ऑन लैब करना, डायग्राम बनाना। तो पूरा ये करीब करीब 15 पेज के आसपास का एक पीडीएफ है, सॉरी 20 पेज का एक पीडीएफ है ये। कोई कहीं अलग से आपको सर्फिंग करने की अभी नीड नहीं पड़ेगी। सभी कमांड प्रॉपर वेल मेंटेन यहाँ लिखी हुई है। फिर भी आपको लगता है साइड बाय साइड आप भी एक पेन कॉपी लेके बैठो और काम की बातें नोट कर सकते हो, ठीक है। जिसको बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ना है, मैं थ्योरी वैसे बोलता रहता हूँ, बट फिर भी आपको मेरी जो बातें रिटन में चाहिए, कि जो आप समझा रहे हो थ्योरेटिकल, वो बातें कहीं एक ऑफिशियली मुझे मिल जाए नोट होके, तो बाद में आप क्या करोगे भाइयों, ये एक ऑफिशियल बुक आपको मिलेगा मेरी साइट से अभी, ठीक है। ये पुराना बुक है EX, एक बुक मैं आपको और भेजूंगा, नया नया बुक 188 का, वो भी कंटेनर्स का ही बुक है, ठीक है। दोनों में से कोई एक बुक आप फॉलो कर सकते हो, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट दिया गया है, राइट। तो बट मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना, तो मेरी ट्रेनिंग का थोड़ा सा क्या रहता है, मुझे चीजें हैंड्स ऑन है, तो मैं बात काम की बातें नोट पैड में नोट कर देता हूँ, कि आज का ये टॉपिक है, इसका ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको स्लाइड खोल के या मैं आपको लाइन बाय लाइन टॉपिक पढ़ाऊँ बैठा के, ऐसे नहीं करता मैं, ठीक है। बट मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, दैट मीन्स वो कहीं पे लिखा हुआ है, आप चाहो बाद में उसको गो थ्रू हो सकते हो, ओके। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग डॉकर मॉड्यूल। या इसी को हम बोल सकते हैं हम लोग कंटेनर मॉड्यूल। एक सेकंड मुझे दो बस। एक कंफ्यूजन आपको होता है हमेशा कि डॉकर आप पढ़ा रहे हो या वी आर लर्निंग कंटेनर, ओके। तो एक क्लियरिटी मैं आपको भी दे दूंगा कि डॉकर क्या है, कंटेनर क्या है टेक्निकली, ओके। कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को जानने से पहले कुछ प्रीवियस मेथडोलॉजी को समझना होता है हम लोगों को, कि आईटी में जब कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी अडेप्ट नहीं हुई थी, तो पहले आईटी कंपनी में ऐसा क्या था, ऐसी क्या प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती थी, कि नहीं यार, ये लिमिटेशंस थी पहले, ये यहाँ वेस्टेज थी, मैन पावर की, कॉस्टिंग की, टाइमिंग की, कैसा ऐसा क्या था सर पहले, कि बाद में क्या हुआ, फिर हमने कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी अडेप्ट किया। क्योंकि कुछ भी नया, कुछ भी हम लेके आते हैं आईटी में, दैट मीन्स टू डिमांड है हमारी। तो डिमांड को समझेंगे तब पहले ये समझें कि लिमिटेशंस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है पहले, कंटेनर से पहले क्या था, ओके। तो कंटेनराइजेशन वर्ड को जानने के पहले एक टर्म्स होता है सर्वर प्रोविजनिंग। क्या होता है, एक टर्म्स को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे 5 मिनट के अंदर। सर्वर प्रोविजनिंग एक वर्ड होता है, थोड़ा भी चैट को आप डिसेबल रखो, मुझे फोकस करो आप लोग, ठीक है। सर्वर प्रोविजन का मतलब सर ऐसा समझ में आता है मुझे, कि आईटी कंपनी में किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, ओके, प्रोविजनिंग का मतलब ये सिंपल सा, किसी भी आईटी कंपनी में किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, रिक्वायरमेंट क्यों आती है, क्योंकि सर आईटी कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलप डेवलप होते हैं, वेबसाइट चलती हैं, डेटाबेस चलते हैं, राइट। तो आईटी इंफ्रा में जो मशीन्स होती हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो हमारे मॉनिटरिंग टूल्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, डेटाबेस हो गए, टेस्टिंग्स हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनको करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए, हमको मशीन चाहिए, ओके।
तो मशीन्स प्रिपेयर करके देना, सॉफ्टवेयर के लायक, किसी चीज को चलाने के लायक एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोविजन करके देना, उसी को बोलते हो आप लोग सर्वर को प्रोविजन करके दे दो। एक सर्वर प्रोविजनिंग हो गई है, अब उस सर्वर्स को हम यूज कर सकते हैं किस पर्पज में, पर्पस क्या है मैटर नहीं करता। तो प्रोविजनिंग टीम हर कंपनी में पहले भी होती थी, आज भी होती है, जिसका यही कंसर्न है, बस यही काम है, बस क्या कि जब जब डिमांड आती है कि इस टाइप का हमको मशीन चाहिए, इस टाइप का एप्लीकेशंस वी वांट टू गेट अप, इस टाइप का डेटाबेस हमको चाहिए, एक एप्लीकेशन डेटाबेस से कनेक्टिविटी चाहिए हम लोगों को, तो वो प्रोविजनिंग टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड टू एंड प्रोविजनिंग में सॉल्यूशन देना। अब वो प्रोविजनिंग ऐसा नहीं कि टेलीकॉम में नहीं होती है या सॉफ्टवेयर कंपनी में ही होती है बस, या डेवलपमेंट होता है बस वही होती है प्रोविजनिंग, नहीं। फर्क इतना होता है, कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है, डिपेंड करता है कि उनका बिजनेस कैसा है, राइट। बिजनेस का मॉडल कैसा है, डिमांड क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी एप्लीकेशंस हैं, कितने डेवलपमेंट्स होते हैं, कितनी माइक्रो सर्विसेज हैं उनके पास, तो ये अकॉर्डिंगली प्रोविजनिंग कम ज्यादा होती रहती है। ऑपरेशंस में कहीं ज्यादा प्रोविजनिंग की डिमांड आती है, कहीं कम आती रहती है, बट प्रोविजनिंग मतलब मशीन सबको चाहिए। तो बहुत पुरानी बात करूं मैं, जब मार्केट में बहुत कुछ नया नहीं था, टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी हमारे पास, तो सबसे पहले प्रोविजनिंग का जो मेथड था आईटी में, वो एक ही मेथड था जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल सर्वर प्रोविजनिंग। सर आप तो बहुत पुरानी बात कर रहे हो, डेटा सेंटर्स में फिजिकल सर्वर्स हम लोग लगाते थे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे पहले जाके, फिर उस सिस्टम को रिमोटली हम एक्सेस करते थे, तब उसके ऊपर हम लोग वी वर इंस्टॉलिंग आवर वेबसाइट्स डेटाबेसेस। जो मार्केट खत्म हो गया, क्योंकि मार्केट में सर क्या हुआ बाद में, एक टर्म्स आया, एक टर्म्स आया था वर्चुअलाइजेशन। अब मैं ये नहीं बताने वाला कि फिजिकल सर्वर की लिमिटेशंस क्या थी, वो टॉपिक नहीं है मेरा। मैं जहाँ आपको जहाँ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, उसके लिए ये बातें बोल रहा हूँ बस हल्का हल्का मैं आपको, ये टॉपिक मेरा नहीं है बेसिकली। तो अभी ऐसा मानो कि फिजिकल सर्वर प्रोविजनिंग की कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी डेटा सेंटर्स में, हार्डवेयर लगाना, उनको मैनेज करना, रैम को एक्सटेंड करना तो सिस्टम पे जाना, तो बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। जहाँ आईटी की दुनिया बहुत कम थी, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल नहीं था, तो फिजिकल सर्वर से हम एक दो मशीन लगा के काम कर रहे थे। बट जब इंटरनेट की दुनिया बढ़ना स्टार्ट हुई, सब कुछ इंटरनेट पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पीछे से इंफ्रा भी आपका बड़ा हो जाएगा। जब इंफ्रा बड़ा होगा तो सर्वर्स को मैनेज करना प्रॉब्लम आपको होगी, तो टेक्नोलॉजी आना स्टार्ट हो गई। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में आई, जो क्या कहती है वर्चुअलाइजेशन। आप सर किसकी बात कर रहे हो? वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी तो हमने काफी जगह सुनी हुई है और काफी टाइप की अवेलेबल है। मैं बात कर रहा हूँ पहला वर्चुअलाइजेशन जो मार्केट में आया था, हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। सर्वर प्रोविजनिंग की लाइफ में दूसरा मेथड आया था मार्केट में, क्या कि अब कंपनीज को सर्वर चाहिए, तो भाइयों फिजिकल सर्वर प्रोविजन मत करो। हाँ, जिन कंपनीज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ही है कि वर्चुअलाइजेशन में कुछ परफॉर्मेंस का इशू आता है, तो एक्सेप्शन केसेस में वो कंपनी फिजिकल सर्वर प्रोविजन करती थी, वरना 90% मार्केट वर्चुअलाइजेशन सर्वर के ऊपर मूव कर गया था, जिसको हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन हम बोलते थे। जो क्या कहता है कि एक हार्डवेयर लेके आओ हाई कॉन्फ़िगरेशन का, और उस हार्डवेयर में एक कंपोनेंट डालो, जिस कंपोनेंट को बोलते हैं हम लोग हाइपरवाइजर। वो हमारे हार्डवेयर को वर्चुअलाइज कर देगा, और हम उसी हार्डवेयर के अंदर एक साथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला पाएंगे, जिनको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल मशीन्स, गेस्ट ओएस। इट्स अ ब्यूटी ऑफ हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। सर ये वर्चुअलाइजेशन को तुम क्या बोल रहे हो? ये वीएम वाला जो केस होता था, वर्चुअल मशीन जो बनाते हैं हम लोग आज के टाइम पर कंपनीज में, वो कौन सा वर्चुअलाइजेशन है? वो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होता है। अब ये वर्चुअल मशीन क्लाउड कंप्यूटिंग में चलती है या हार्डवेयर ऑन प्रीमिसेस डेटा सेंटर में चलती है, ये मैटर नहीं करता। क्लाउड कंप्यूटिंग में भी जो वीएम्स में आपको मिलती है ना भाइयों, वो वर्चुअल मशीन भी कहीं ना कहीं हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइज्ड है। अमेजन जो आपको वीएम दे रहा है, उसने अपने डेटा सेंटर में हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर डाल के तब आपको वीएम दिए। सर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का डायग्राम क्या होगा? इसका डायग्राम बॉस ऐसे होता है, देखो। हार्डवेयर मतलब एक एक फिजिकल सर्वर, जिसको आप बोलते हो बॉक्स। हमारी कंपनी में बॉक्स है फिजिकल, इसमें लाइक सफिशिएंट सीपीयू लगे लगे हुए हैं,
मेमोरीज लगी लगी हुई है इसके अंदर, नंबर ऑफ निक कार्ड लगे हैं इसके अंदर, तो हार्डवेयर बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का है, ठीक है। अब इतना बड़ा हार्डवेयर में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को कमिट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूं, मेरे पास सेवरल टीम बैठी हुई हैं, दे आर रिक्वेस्टिंग फॉर लिनक्स, विंडोज, फॉर मल्टीपल रिक्वायरमेंट आती रहती है उनकी। कुछ बंदे जावा के बैठे हुए हैं, कुछ पाइथन के बैठे हुए हैं, कुछ माइसिक्वल के बैठे हुए हैं। मुझे सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी पहले। तो मैंने क्या सोचा कि पूरे हार्डवेयर में ओएस ना डाल के एक काम करते हैं, इस हार्डवेयर के ऊपर एक आइडेंटिटी आती है मार्केट में, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपरवाइजर नाम की एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ मार्केट में, दैट प्रोवाइड बाय VMware, रेड हैट का KVM, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी, ओरेकल का भी आया अपना वर्चुअल बॉक्स वगैरह, जो नाम सुने होंगे आप लोगों ने। तो ये सब टेक्नोलॉजी है जिनको बोलते हैं हाइपरवाइजर। इन्होंने क्या किया, हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करके, और हमारे लिए, हमको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि हमारा हार्डवेयर हमारा ही है, बस इस हार्डवेयर पर मेरे सिवा कोई और नहीं चल रहा है। इट्स इंटेलिजेंसी ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ओके, तो जिनको बाद में आपने बोला वर्चुअल मशीन बोला गया, इस वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे आप लोग, लिनक्स, विंडोज वगैरह, राइट। देन इसके ऊपर आप लोग सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आप लोग क्या करते थे, सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी वगैरह, डिपेंडेंसी सेटअप करते थे इसके ऊपर। देन यू आर पुटिंग एप्लीकेशन। ये आर्किटेक्चर्स आज तक कंपनी फॉलो करती आ रही हैं, जब तक हमारे पास कुछ नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, राइट। इसको बोला गया हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। अब जो आप पढ़ने आए हो टेक्नोलॉजी में, दैट इज कॉल्ड OS वर्चुअलाइजेशन या कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। तो कोई भी चीज जब आती है तो पहले ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि यार पहले ये बताओ कि हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अच्छी वर्चुअलाइजेशन है, एक ही हार्डवेयर में मल्टीपल गेस्ट OS वी आर एबल टू स्पिन अप, तो फिर ये नई टेक्नोलॉजी आप क्यों लेके आ रहे हो? कुछ ऐसे लूप फॉल्स बताओ पहले कि देखो यार, ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आज तक जो मार्केट में अवेलेबल थी ना, अब इस टेक्नोलॉजी में ये चैलेंज हमको आते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले वी आर डिस्कसिंग नाउ कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इंडस्ट्री OS वर्चुअलाइजेशन की तरफ मूव क्यों कर रही है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आती है, अभी भी कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनको ये अवॉइड नहीं कर पाई। सबसे पहली लिमिटेशन, पहली प्रॉब्लम, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो सॉफ्टवेयर्स की जो लाइब्रेरी होती हैं, जो डिपेंडेंसी होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं इंस्टॉल्ड। लाइब्रेरी फंक्शंस का मीनिंग सब जानते होंगे आप लोग। जैसे आपने बोला कि मुझे डॉट नेट चलाना है, तो डॉट नेट की पहले DDL फाइल जो होती है विंडोज में होनी चाहिए। लिनक्स में भी देखा होगा आपने, .so फाइल होती है लाइब्रेरी, जिनको जिनको बोलते हैं लाइब्रेरी वगैरह हम लोग। तो लिनक्स में भी आप देखते होंगे आप लोग, जैसे जावा मुझे रन करना है, मुझे पाइथन चलाना है, मुझे टॉमकैट चलाना है, तो पहले उन चीज़ों को चलाने के लिए ना, सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने से पहले हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में प्लेटफॉर्म रेडी होना चाहिए। प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? डिपेंडेंसीज ऑफ सॉफ्टवेयर्स। बिना डिपेंडेंसी के, बिना लाइब्रेरी के कोई सॉफ्टवेयर आप रन नहीं कर सकते। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन ने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बना के दे दिया, अच्छी बात है, लेकिन अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी एक लिमिटेशन होती है। हालांकि ये लिमिटेशन OS की है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कहता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यू हैव बेसिकली इंस्टॉल्ड जावा लाइब्रेरी। सपोज ऑन द सेम सिस्टम यू वांट टू रन पाइथन एप्लीकेशंस। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बंदे ने बोला कि मुझे जावा टेस्टिंग करनी है, जावा की मशीन दे दो। अब अगला बंदा बोलता है मुझे पाइथन टेस्टिंग करनी है, मुझे पाइथन की मशीन दे दो। तो सर यहाँ पे कौन सी प्रैक्टिस फॉलो करोगे आप लोग? एक ही मशीन में दोनों टेस्टर्स को काम कराओगे,
या 2 मशीन दोगे? सर बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि यार एक ही मशीन में 2 बंदों को काम करा लो। एक मशीन में 2 बंदों से काम करा लोगे ना, तो हमारी सर्वर्स की प्रोविजनिंग की डिमांड जो है डेली की, वो कम हो जाएगी। क्योंकि लास्ट में जब हमसे मीटिंग होती है, तो हम हमारे लिए एक हमेशा एक ईमेल आता रहता है कि सर्वर प्रोविजनिंग की वजह से सर्वर प्रोविजनिंग की वजह से हमारी कंपनी में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्लो होती है। सर्वर प्रोविजनिंग की वजह से लैक ऑफ प्रोसेसिंग की वजह से जो क्या मतलब उसमें सर क्या लिमिटेशंस है और बताऊंगा देखो भी, जिसकी वजह से हमारी कंपनी में ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस, ओएस की वेस्टेज, ओएस की मेंटेनेंस, ओएस के लिए मैन पावर, बहुत ज्यादा पैनिक है हमारी टीम। क्यों? क्योंकि सर्वर्स प्रोविजन करने के लिए जैसे जैसे डिमांड आती है, बार बार हम लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना के आपको दे देते हैं। क्या बोल रहा हूँ? जैसे आपने बोला कि आप इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, एक मशीन मांगा बंदा तो लिनक्स दे दो उसको, डाल के जावा दे दो। नई रिक्वायरमेंट आई पाइथन दे दो उसको, एक नई रिक्वायरमेंट है तो माइस्क्ल दे दो। लेकिन भाई आपने बोल दिया कि एक मशीन प्रोविजन करके दे दो, लेकिन किसी चीज को प्रोडक्शन में आईटी कंपनी में देने के लिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या आती है, हमको एक प्रोसेस से होकर निकलना होता है। कौन से प्रोसेस से? जैसे आप आईटी आईटी में वर्किंग हो, तो ऐसा नहीं होता कि मेरे फ्रेंड को फोन कर दिया, फ्रेंड एक वीएम बना दे यार, ऐसा नहीं होता है। कंपनी में सबसे पहले एसआर बनता है, सर्विस रिक्वेस्ट आती है, उस पर अप्रूवल लेने पड़ते हैं हम लोग को। अप्रूवल के बाद फिर हमारी ओएस की टीम से बोलना पड़ता है, तब वो बीएम स्पिन करके देती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टीम ओएस बना के देती है। फिर उसमें एप्लीकेशन टीम अपने एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट डालती है, तब जाके वो मशीन हमारी क्या होती है, सॉफ्टवेयर को चलाने के लायक बनती है। फिर नेटवर्क टीम से हमें पोर्ट अलाउ करने पड़ते हैं। यानी एक मशीन को बनाने के लिए हमने अप्रूवल लेने में ही कम से कम अपना आधा दिन वेस्ट कर दिया। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आज होनी थी, बट लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर प्रोविजनिंग की जो जो बिजनेस मॉडल है मेरा, उसमें प्रोसेसिंग से हमें निकलना पड़ेगा। वरना बाद में प्रॉब्लम आती है, फिर वीएम किसने बना दिया, किसने लॉन्च किया था, इसका मतलब क्या था वीएम का, तो उस प्रोसेस को भी आप बीच में स्किप नहीं कर सकते। तो सर प्रोसेस से तो निकलना पड़ेगा, आईटी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी होती है, ऐसे कोई भी बंदा वीएम बना देगा तो मैनेज करना बहुत टफ हमारे लिए होगा। अब आप नई वीएम मांगोगे तो नया प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, अप्रूवल आपको लेने पड़ेंगे। तो कंपनी चाहती क्या पता है, कि ये प्रोसेस की वजह से ना हमारी जो कंपनी में जो मशीन्स प्रोविजन हो रही है बार बार, उनमें जो डिले जाता है, ये डिले ना जाए। तो बंदा एक लाइन बोलेगा कि या तो कंपनी बंद कर दो, या फिर अप्रूवल मत लो, या टेस्टिंग मत करो। हो गया, ये क्या बात हुई यार, मशीन तो चाहिए हम लोग को, मशीन देनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि प्रोसेस के साथ मत खेलो, प्रोसेस तो जो है उसको चलने दो, ये मशीन्स को बनाना बंद कर दो। मेन सॉल्यूशन क्या है, कि जो बार बार मशीन प्रोविजन करके आप दे रहे हो कंपनी में, ये बंद कर दो। तो बंदा बोलता है ये कैसी बात कर रहे हो आप, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ टीम्स बैठी हैं, आपका बिजनेस ऐसा ही है, यू हैव लॉट ऑफ टेस्टिंग्स, तो आप मशीन प्रोविजन क्यों नहीं करके दोगे आप, तो फिर कंपनी का बिजनेस कैसे चलेगा। मैंने कहा यही बात ठीक है यार। तो उसने मुझसे एक बात बोली कि लिनक्स मल्टी यूजर है, मल्टी टास्किंग है, मल्टी प्रोसेसिंग है, तो आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर मल्टीपल सॉफ्टवेयर चलाते क्यों नहीं हो फिर आप लोग। बात यहाँ के रुकी फिर अब, कि जो मल्टीपल वीएम दे रहे हो, ये मल्टीपल वीएम दे क्यों रहे हो आप, जब कल मॉर्निंग में एक वीएम आपने दे दिया था, उसी वर्चुअल मशीन में आप सीपीयू बढ़ा दो, मेमोरी बढ़ा दो आप लोग, वो चलेगा। और उसी मशीन में आप जो रिक्वायरमेंट आती है पाइथन की, जावा की, डाल के दे दो। आप नया ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोविजन क्यों करते हो। जब नया ओएस आप प्रोविजन करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में टाइम जाता है, उसकी मेंटेनेंस में टाइम जाता है, उसके उसका एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उसके लिए फिर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने की जो रैम होती है, एटलीस्ट हर सिस्टम में इनिशियल रैम 1 सीपीयू, 1 GB रैम, 10 GB हार्ड डिस्क, ओएस का लाइसेंस, ये कॉस्टिंग भी हमें अलग से देनी पड़ती है, राइट। फिर क्रिएशन टाइम, डिलीटेशन टाइम, फिर बाद में होने वाली ओएस की पैचिंग के लिए मैन पावर, मेंटेनेंस की मैन पावर, यानी बहुत कुछ हमारी वेस्टेज है। तो बंदा बोलता है कि भाई एक प्रॉब्लम ये है,
हम सॉफ्टवेयर्स के लिए नई नई मशीन पता क्यों देते हैं? क्योंकि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बनाया था, सपोज करना ये मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भाइयों कर्नल होता है और कर्नल के ऊपर आती है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी से हमारी एप्लीकेशंस होती हैं एंगेज, इंटैक्ट, मतलब दैट दे आर रीडिंग सम लाइब्रेरी, ऑल एप्लीकेशंस। ये मेरी एक एप्लीकेशंस है पाइथन की, और ये मेरी एक एप्लीकेशन है पीएचपी की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नेम स्पेस में चीजें रखी गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम नेम स्पेस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एरिया में ही आपने सॉफ्टवेयर डाल दिया, आइसोलेशन नहीं है इनके अंदर, दोनों के अंदर। तो होगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि मैं लाइब्रेरी को ना बाय डिफॉल्ट आइसोलेट नहीं करता, मेरी लाइब्रेरी का एरिया एक ही होता है। कोई भी लाइब्रेरी फंक्शंस आएंगे तो मेरी लाइब्रेरी कलेक्शन में आके हो जाएंगे स्टोर। अब वो लाइब्रेरी कलेक्शन क्या होता है, जिसको जो लाइब्रेरी चाहिए वो उसको पढ़ लेता है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें जिनमें कॉमन लाइब्रेरी काम कर रही होती है। पाइथन का भी एक ऐसा फीचर है जो उसी लाइब्रेरी से चलता है, और पीएचपी में भी ऐसा कोई फीचर है जो उसी लाइब्रेरी से चलता है। तो इस लाइब्रेरी का वर्जन जो था ना वो एक्स था। अब या तो फ्यूचर में क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम की पैचिंग की गई, या पाइथन एप्लीकेशंस ने अपडेट मांगा है। पाइथन एप्लीकेशंस अपडेट हो गई है, तो पाइथन की एप्लीकेशंस दे आर रिक्वेस्टिंग कि हमको पाइथन का वर्जन अपडेट करके दे दो। पुराना पाइथन चेंज हो गया है, अब नया पाइथन की एप्लीकेशन बनानी है हम लोगों को। तो जैसे मैंने पाइथन के रिगार्डिंग कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट मारा, तो ये लाइब्रेरी का वर्जन जो था ना ये एक्स से बाई हो गया। सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी पाइथन की रिगार्डिंग अपडेट आई थी, और उस अपडेट में पीएचपी का डेवलपमेंट ब्रेकडाउन हो गया। क्यों? क्योंकि पाइथन की इस लाइब्रेरी का वर्जन जो वाई है ना, वो इसके साथ में इनकम्पेटिबल है, और इसके साथ में क्या है, कंपेटिबल है। राइट। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है देखो अभी, कि दैट मीन सर आप ये बोलना चाहते हो कि सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी की कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, इन्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, वी वर नॉट एबल टू रन मल्टीपल एप्लीकेशंस इनसाइड द सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, सॉफ्टवेयर के बीच में होने वाले फंक्शंस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर एक साथ में रन नहीं कर पा रहे थे। तो जिसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था फिर। एक ही ऑप्शन था, पाइथन को अलग मशीन दे दो, उसकी लाइब्रेरी वहां डाल दो, पीएचपी को अलग मशीन दे दो और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग डाल दो। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, प्रोसेसिंग की वजह से, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, प्रोविजनिंग की वजह से, हमारी जो प्रोविजनिंग है उसकी वजह से सॉफ्टवेयर डिलीवरी स्लो हो रही है। पहली प्रॉब्लम। नंबर 2 क्या है, लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। तीसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि एक सॉफ्टवेयर आज मैंने सिस्टम में चला दिया। मेरे कंपनी में 2 एनवायरनमेंट थे। एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है इस एनवायरनमेंट में, 2 मशीन है मेरे पास। यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलप होगा और यहाँ चलेगा। तो प्रॉब्लम क्या आती है, उस सॉफ्टवेयर को जहां डेवलप किया गया, जितने प्लेटफॉर्म उससे पहले डाले गए थे उसके अंदर, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जितना मैंने एफर्ट दिया था उसकी डिपेंडेंसी के लिए, सेम एफर्ट मुझे यहाँ भी देना पड़ता है। कोई सॉफ्टवेयर यहाँ डाला गया ना, अगर उसको यहाँ चलाना है, तो इसके प्लेटफॉर्म, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना आपने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की होंगी इसके अंदर मैनुअली, वो सभी डिपेंडेंसी यहाँ भी होनी चाहिए, वरना सॉफ्टवेयर यहाँ ही चल पाएगा। यानी एक सॉफ्टवेयर को एक इन्वायरमेंट से हटा के दूसरे इन्वायरमेंट में जब हम लोग ट्रांसफर करते थे ना, तो फिर से हमारी प्रोविजनिंग टीम को उतना ही एफर्ट देना पड़ता था। या एक कंपनी का सॉफ्टवेयर जब दूसरी कंपनी यूज करती थी, तो उनकी इंस्टॉलेशन टीम को बहुत ज्यादा एफर्ट देने पड़ते थे।
कुछ भी वर्जन मिसमैच हुआ, कुछ भी वर्जन मिसमैच हो गया, ओएस का वर्जन चला मिसमैच हो गया, या कोई भी फंक्शंस आपका मिसमैच हो गया, तो प्लेटफॉर्म सपोर्टेबल नहीं है, एप्लीकेशन रन नहीं हो पा रही है। बट हम चाहते क्या है कि यार ये सॉफ्टवेयर जब यहाँ से यहाँ चले, तो ये सॉफ्टवेयर अपने साथ में अपनी लाइब्रेरी, अपनी डिपेंडेंसी अपने साथ पैक कर ले। इसको चलाने के लिए होने वाले एफर्ट पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। यानी ऐसा बोला जाता है कि अभी तक सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी नहीं है, या ऐसा बोलूं मैं, माइग्रेशन में बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या क्या था, माइग्रेशंस में बहुत ज्यादा इश्यूज हमको फेस करने पड़ते थे। एक सॉफ्टवेयर को एक इन्वायरमेंट से हटा के दूसरे इन्वायरमेंट में ले जाना, उसके लिए बहुत बड़ा हमें एफर्ट फॉलो करना पड़ता था। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन ये कहता है कि मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दे दूंगा, लेकिन ओएस कहता है कि भाई देखो, अब तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम को मैं अवॉइड नहीं कर सकता। कौन सी प्रॉब्लम? सॉफ्टवेयर ज्यादा है, टेस्टिंग होनी है, प्रोडक्शन में मशीन चल रही है आपके लिए, एक ही ओएस में आप लोग मल्टीपल चीजों को रन नहीं कर पा रहे। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट। तो अल्टरनेटिवली हमारे पास एक ही ऑप्शन था, नई नई मशीन बनाते जाओ और हर एक सर्वर को, डेटाबेस को, एप्लीकेशंस को अलग अलग नोड पर रन करते जाओ। जब इस प्रैक्टिस को हम फॉलो करते थे, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी कंपनी में, क्या कि शाम को बंदा मुझसे बार बार एक बात बोलता है कि यार आप नई नई वीएम बनाते हो, जिसकी वजह से हमारे लिए क्या हो रहा है, हार्डवेयर की वेस्टेज हो रही है। तो ये हार्डवेयर वेस्टेज की बात क्या कर रहे हो आप? इसमें मतलब क्या बोला चाहते हो कि जैसे एक ओएस होता है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनाते हैं भाइयों, तो हर एक एक ओएस को बनाने के लिए ना 1 GB रैम एटलीस्ट, 1 CPU, 10 GB हार्ड डिस्क। अब तुमने ऐसा मानो तुम्हारी कंपनी में ना टोटल 100 सर्वर थे, 100 सर्वर्स को बनाने के लिए 100 GB रैम, तो आपका सिर्फ ये चला गया, जिसको मतलब इस मेमोरी को ना, इस सीपीयू को तो एप्लीकेशंस यूज नहीं करेगी अभी। एप्लीकेशंस के लिए तो वी विल प्रोवाइड एड ऑन मेमोरी, जो बाद में सिस्टम पे देंगे हम लोग। लेकिन किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए ही एटलीस्ट ये हार्डवेयर तुमने वेस्ट कर दिया अपना। और एंटरप्राइज कंपनी है, तो 100 ओएस के लाइसेंस क्या हो गए? कंपनी बोलती है यार कि यार हमारे 100 सॉफ्टवेयर थे, अगर 100 सॉफ्टवेयर थे, अगर एक ही मशीन के अंदर, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में 10 सॉफ्टवेयर अगर मैं रन कर पाता, 10 माइक्रो सर्विसेज को मैं रन कर पाता, तो दैट मीन्स यार कहीं ना 10 ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरा काम हो जाता। अगर एक मशीन में 10 सॉफ्टवेयर हम चला पा रहे होते, तो 100 से घटकर मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो 10 पे आ जाता। 90 वर्चुअल मशीन को बनाने का टाइम, उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस, उनके इनिशियल रिसोर्सेस, उनकी डेली की होने वाली मॉनिटरिंग्स, पैचिंग्स, उनकी मेंटेनेंस, इतना पैनिक इंफ्रा था हमारी कंपनी में, इतना लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो 100 सर्वर से 10 पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर्स को एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करना स्टार्ट कर दिया। मकसद क्या है? मकसद है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वेस्टेज को बचाना। हर कंपनी का मकसद है, टेलीकॉम सेक्टर हो, कोई भी आईटी कंपनी हो, क्लाउड बेस्ड कंपनी हो, सबका मकसद है कि सॉफ्टवेयर्स के लिए आने वाली मशीन प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट को कम करना, सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए बार बार इंडिविजुअल बनने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोविजनिंग को कम करना। जब ओएस प्रोविजन बार बार नहीं होगा, तो कंपनी में अप्रूवल्स हमको बार बार लेने नहीं पड़ेंगे, किसी नई टीम को बार बार एंगेज हमें नहीं करना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारा फास्ट हो जाएगा। आज हम डेवलपर से क्या बोल देते हैं कि वेट करो, प्रोविजनिंग प्रोसेस चल रहा है, अभी अप्रूवल्स आने वाले हैं, प्रोविजनिंग का बीएम आपको 2 आवर्स में मिल जाएगा। अब 2 आवर्स तक ना जो मैन पावर बैठी हुई है एप्लीकेशन टीम, दे आर गिविंग एक्सक्यूज कि यार हमारा अभी प्रोविजनिंग हो नहीं पाया है, और 2 घंटे तक हम लोग नया वर्जन चेंज नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि पहला वर्जन डेवलप हो गया ना, पहला वर्जन जो बन के तैयार हुआ एप्लीकेशन का, वो टेस्टेड नहीं है अभी तक।
जब पहला वर्जन टेस्टेड नहीं है लैक ऑफ प्रोविजनिंग की वजह से, तो दूसरा वर्जन डेवलप करके बेनिफिट क्या है? सो दे आर वेटिंग, एक ऑपरेशन में एप्लीकेशन टीम दे आर वेटिंग कि अभी प्रोविजनिंग टीम की प्रोविजनिंग बहुत डिले है और वो जब तक नहीं होगी तब तक आगे हम काम नहीं कर सकते। वी आर लुकिंग ऑन डिमांड प्रोविजनिंग कि कैसा आपको प्लेटफॉर्म चाहिए बताओ, और योर प्लेटफॉर्म शुड बी गेट अप इन अ सेकंड्स। बट नहीं, अभी तक की प्रोविजनिंग स्टाइल में ऐसा नहीं था। तो अब मार्केट में ऐसा क्या आया सर? पहले वहां से आप हैंड रेज करो और 1 से 2 क्वेश्चन मुझसे पूछो कि पहले जो मैं आपको समझा रहा हूँ डिफिकल्टीज, उन डिफिकल्टीज में आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ओएस लेवल पर अभी तक मार्केट में इंडस्ट्रीज में कंपनीज को क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए? एक बार चैट पे कंफर्म करो कि प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ रही है ना। मैं 1 से 2 क्वेश्चन लूंगा बस अभी, फिर आगे बढ़ूंगा। हाँ विकास बोलो। हाँ सर, आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। विकास आपका क्या डाउट है बोलो। नहीं सर, एक्चुअली मैं थम्स अप देना था, मैंने रेज हैंड कर दिया, अभी तक कोई समझ नहीं, में आ ठीक रहा है, है सर। थैंक यू। नितिन आपका डाउट क्या बोलो। तो सर मेरा डाउट ये था कि जैसे कि आपने बोला कि है ना, एक सर्वर की लिमिटेशन हो सकती है पर्टिकुलरली किसी भी सॉफ्टवेयर या एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए, तो हैंस वर्थ वो कभी ना कभी तो खत्म होगी ना। ठीक है, बट एटलीस्ट वो हमारे 3-4 एप्लीकेशंस को रन करके बैठा हुआ है, तो उसका कैपेसिटी एक बार यूज हो गया तो वी विल टेक न्यू सर्वर। बट उसने कुछ तो ऑप्टिमाइज किया ना। 100 से हम 10 पे आ गए, 100 सर्वर्स की रिक्वायरमेंट से हम 10 पे आ गए, तो एटलीस्ट हमारे 90 सर्वर्स की जो वेस्टेज है वो तो ऑप्टिमाइज हुई। आर यू गेटिंग ना? वो तो आप ठीक कह रहे हो कि एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जो ओएस आपने यूज लिया था एक बार, वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक बार तो यूज होगा, क्योंकि हर एक चीज की प्रोसेसिंग की एक लिमिट होती है। हार्डवेयर जो उसको दिया गया था उसकी भी एक लिमिट है सर। सर 10 एप्लीकेशन एक ही ओएस में रन कर दोगे आप लोग, तो हो सकता है वो सीपीयू कंजप्शन एप्लीकेशन हो, तो आपस में परफॉर्मेंस का इश्यू आए। चलो 10 मत रन करो, हाइपोथेटिकल जस्ट आई एम कंसीडरिंग कि 10 एप्लीकेशंस वी आर एबल टू रन। बट आपको लगता है कि यार प्लानिंग में ऐसा कर लेते हैं, चलो 10 एप्लीकेशंस के लिए परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो ट्राई कर लेते हैं कि सीपीयू कंजप्शन एप्लीकेशंस को कम कर लेते हैं। हाँ ब्रदर, आप 10 से 5 कर लोगे। देखो और भी तो इसके बेनिफिट्स हैं। क्या? आपका इंस्टॉलेशन टाइम बच गया बॉस। क्या बचा? इंफ्रा बहुत भारा बचेगा। किसी चीज को आज के टाइम पर चलाने के लिए ना, जैसे आपने मुझसे बोला कि मुझे माइसिक्वल चाहिए आज के टाइम पर, आज के टाइम माइसिक्वल रेडी करना बहुत बड़ी फाइट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वी हैविंग कंटेनर इमेजेस आर अवेलेबल, जस्ट उठा और चलाना है। मतलब आज के टाइम पे ये नहीं कि हम इंस्टॉल माइसिक्वल डाल रहे हैं, उसकी सर्विस को स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें पोर्ट नंबर चेंज करेंगे, फिर उसकी ट्यूनिंग करेंगे बैठ के, नहीं। ऑलरेडी है प्रिपेयर्ड, प्लेटफॉर्म प्रिपेयर्ड है, उसकी इमेज को पुल करना है और चलाना है बस आपको। सब चीजें बनी हुई है मतलब। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के टाइम जो थे वो बचे आप लोगों की, सॉफ्टवेयर माइग्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हमको आती थी वो आपका सेव हो गया, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे लिए। हार्डवेयर को ही बचाना मकसद नहीं है हम लोगों का, इंस्टॉलेशन के टाइम, लिनक्स एडमिन की मैन पावर, लिनक्स एडमिन जो जो जॉब थी हमारी वो खत्म क्यों होती जा रही मार्केट से? हम ऐसा क्यों बोलते हैं सर ओएस की, आप ऐसा बोलते हो आज के टाइम पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर ना हमको बहुत ज्यादा एफर्ट अब वाले बंदे नहीं चाहिए, हमको बहुत ज्यादा हाई स्किल्स के बंदे अब नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर पे बहुत कुछ होता ही नहीं है। जो होता था ऑलरेडी है प्रिपेयर्ड, प्लेटफॉर्म बनाना बार बार, वो प्लेटफॉर्म आज के टाइम पर कोई भी टीम बनाती नहीं है। जैसा आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, इट है प्रिपेयर्ड, उठाओ चलाओ। तो सिर्फ हमारा मकसद यही नहीं है कि खाली बस हम लोगों ने 10 ओएस से हम 5 पे आ गए, 5 ओएस को बचा लिया हमने बस, वो तो बेनिफिट मिले ही हम लोगों को। 5 ओएस आपके नहीं बनेंगे तो उनका जो लाइसेंस है, उनका प्रोविजनिंग टाइम, उनके प्रोसेसिंग में जो टाइम गया था वो सब तो बचेगा। लेकिन और भी चीजें हैं जो इंटरनली सॉफ्टवेयर लेवल पर रहती हैं चलाने से पहले, वो एफर्ट भी क्या हो रहे हैं, बहुत ऑप्टिमाइज हो रहे हैं आप लोग के, जो आप प्रैक्टिकल देखोगे। रजनीश कुमार। यस सर, ऑपरेशनल कॉस्ट
रिड्यूस हो जाएगा, मोर कंफर्टेबल हो जाएगा। आज एक DD आप विंडो में, आज मैं आपको एक फाइल भेजता हूँ, आप उसको रन करते हो, बोलता है .NET Yes. नॉट फाउंड, DDL फाइल मिसिंग, वो की प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म रेडी नहीं है। फिर आप सर्फिंग करते हो, फिर DDL फाइल उठाते हो इंटरनेट से, फिर कंपेटेबिलिटी बैठाते हो, तब क्या होता है, अगर वो सॉफ्टवेयर अपनी डिपेंडेंसी अपने साथ कैरी कर रहा होता, अगर वो सॉफ्टवेयर अपने साथ में डिपेंडेंसी कैरी कर रहा होता, तो प्लेटफॉर्म बनाने में जो आपने टाइम वेस्ट किया वो आपका नहीं जाता। मोहित, मोहित बोलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही, माइक के पास आओ थोड़ा सा। कोई आवाज नहीं आ है, रहा है सर? अभी आ रहा है, बोलो। आपका माइक ठीक नहीं, रिजॉइन करो। विजय आप बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट विजय सिंह। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि इसमें जैसे आप बोल रहे थे कि वो लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट आते थे, तो फिर वो लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट इसमें भी नहीं आएंगे? जैसे अगर अगर अभी 100 से 110। अब कुछ ऐसा होगा कि सॉफ्टवेयर्स की एनवायरनमेंट वी विल आइसोलेट, सो ऑल एप्लीकेशंस दे हैविंग देयर लाइब्रेरी इन आइसोलेट मोड, मतलब एक ही ओएस में लाइब्रेरी के एरिया अलग अलग बनेंगे, सबकी अलग अलग, हर एप्लीकेशंस होगी उसका अलग लाइब्रेरी, अपना फंक्शंस का एरिया अलग होगा, पाइथन का अपना अलग ओके। एरिया होगा। सो ऑल एप्लीकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज एक ही ओएस होगा, लेकिन उनका जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है उस एरिया को वी विल आइसोलेट। वी कैन आइसोलेट इट। ओके। ऐसा हो गया तो मार्केट में ओएस की होने वाली प्रोविजनिंग की वेस्टेज को बचा पाएंगे, यही आईटी का सर मकसद है। ओके सर, ऐसे एंड रैंडम दिस इज पॉसिबल इन कंटेनर ओनली, नॉट इन हार्डवेयर VM बेस्ड हाँ, ऑलमोस्ट वर्चुअलाइजेशन। सब समझ गए हो कि जो आप पढ़ाने जा रहे हो उसका मकसद यही है मार्केट में, कि सॉफ्टवेयर्स की होने वाली ओएस प्रोविजनिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों को, हाँ जी। तो कंटेनर टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या करोगे आप लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार बनाओगे और एक ही ओएस के ऊपर यू विल क्रिएट कंटेनर विच कंटेन सेपरेट लाइब्रेरी फॉर एप्लीकेशंस। सेपरेट लाइब्रेरीज। ओके सर, गॉट इट। एंड तो VM में तो ये पॉसिबल नहीं था ना सर एक्चुअली? ये दैट लिमिटेशन वाज द वीएम प्रॉब्लम। की, ये लिमिटेशन वीएम की नहीं थी, ये लिमिटेशन ओएस की होती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वीएम के अंदर चल रहा है कि फिजिकल सिस्टम पे चल रहा है, कहीं भी ये प्रॉब्लम दोनों जगह आपको आएगी। ओके। अगर मैं ऐसा बोल दूं ये प्रॉब्लम वीएम की होती है तो बात गलत हो जाएगी। गॉट इट सर। हार्ड, ये प्रॉब्लम है ओएस की। किसकी प्रॉब्लम है ये? OS की सर। ओएस कहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर का जो लाइब्रेरी एरिया होता है ना वो कॉमन रहता है, जहां से ऑल एप्लीकेशंस दे इंटेंट दे आर रीडिंग लाइब्रेरी, दे आर शेयरिंग कॉमन लाइब्रेरी। अब कैसे भी इस एरिया को आप अलग कर दोगे तो आने वाले सॉफ्टवेयर लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे। दूसरा क्या था पता है बॉस, एक लाइन और होती है, एक प्रॉब्लम और थी, ओएस लेवल अपडेट्स कैन ब्रेक एप्लीकेशंस। अंडरस्टूड ना? सॉफ्टवेयर, सर ओएस में ना कर्नल पैचिंग हो रही है, ओएस लेवल पे कुछ पैच डाले जा रहे हैं। अब उस पैच में क्या हुआ, एक लाइब्रेरी थी वो अपडेट हो गई, तो पूरा डेवलपमेंट ब्रेकडाउन चला गया। तो मैं चाहता हूं कि ओएस पे भी आने वाली अपडेट्स हमारी एप्लीकेशन लेवल पे इम्पैक्ट ना करे, या इस एप्लीकेशन पे आने वाली अपडेट किसी और ऐप को इम्पैक्ट ना करे। ऐसा कब होगा, जब ये जिस चीज से इम्पैक्ट होते हैं अगर वो एरिया इनका अपना कॉमन हो जाए, शेयर ना हो। तो कंटेनर्स यही कहता है टेक्नोलॉजी कि मुझे लाने का मकसद यही है कि सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी को आइसोलेट रखना, ऑल एप्लीकेशंस दे हैविंग देयर लाइब्रेरी इन आइसोलेट मोड। अस्मिता, सर इसका कुछ लिमिटेशन भी है क्या कंटेनर के? ऐसे रैंडम नहीं, देखो प्लीज, आपका जब मैं बोलूंगा डाउट सेशन होता है अभी भी, इसलिए मैंने आपसे बोला था किसी का भी क्वेश्चन रह जाता है तो पैनिक नहीं होना है, नोट कॉपी लेके बैठो, आराम लिख लो कि ये बाद में पूछ नहीं पाया। वीक डेज में 2 दिन आपको मैं और दूंगा एटलीस्ट एक्स्ट्रा, जहाँ घंटे आप आओ, आज जो आपने पढ़ा उसको लिखो, नोट करो, आज जितना पूछ पा रहे हो बेसिक काम का रहता है, ठीक है? क्योंकि डिस्कशन में टाइम जाएगा तो आपका सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं हो पाते, फिर आपका ही उसमें बेसिकली लॉस होने वाला है, ठीक है? या फिर हैंड रेस करो प्रॉपर तब बोलो। हाँ अस्मिता बोलो। सर मेरे को एक यूज केस पता है कि क्यों कंटेनर्स यूज करते हैं VM के हाँ अलावा। बिल्कुल सर बताओ। डीकपल करते हैं
एप्लीकेशंस को, तो आगे जाके जब हमारा जो यूजर बेस बढ़ता है 1 मिलियन यूजर, 5 मिलियन यूजर, उस आर्किटेक्चर में कंटेनर्स बहुत यूजफुल होते हैं, बिकॉज हम एक बार दोबारा बोलो, मैं बैकएंड में वर्क आपकी लाइन सुनी भाई, स्टार्टिंग वाली डीकपल क्या बोला आपने? तो डीकपल करते हैं सर सारे एप्लीकेशन को कंटेनराइज कंटेनर। जब हमारे पास जो यूजर बेस होता है 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन एक वेबसाइट पे, और राइट। जब हम लोग को ऑटो स्केल करना होता है तो उस टाइम पे कंटेनर्स बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज हम वर्कर नोड पीछे से डालते जाते हैं हाँ देखो, एंड हमारे पॉड्स आते जाते हैं, सो मैं वो भी बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कंटेनर्स का, जो कि वीएम में नहीं होता। आपकी बात को समराइज कर दूं इनके लिए। हालांकि ऑटो स्केलिंग तो मशीन लेवल पे भी है, ऐसा नहीं कि ऑटो स्केलिंग मशीन पे अवेलेबल नहीं थी, ऑटो स्केलिंग वीएम पे भी हमें अवेलेबल होती है। बट सर ऑटो स्केलिंग वीएम पे क्या करेगी पता है? एक नया ओएस बनाएगी, पूरा ओएस प्रोविजन करेगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम का वार्म अप टाइम बहुत ज्यादा होता है, एक ओएस को बूट अप होने में एटलीस्ट इट टेकिंग 5 मिनट्स, 3 मिनट्स। आज हम लोग एप्लीकेशंस के बूट अप टाइम को ही दे रहे हैं बस। यानी आज हमारी एप्लीकेशंस जब रेडी होती है ना, तो इट टेक 1 मिनट। तो वो 1 मिनट जो गया है ना, वो सिर्फ एप्लीकेशंस के प्रोसेस को लोड होने का टाइम है। वी आर नॉट गिविंग एक्स्ट्रा टाइम इन ओएस प्रोविजनिंग, राइट? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटअप टाइम बहुत ज्यादा है, मतलब स्लो है कंपेयर टू कंटेनर। आप ऐसा बोलना चाहते हो आई थिंक ना? यस सर, ऑन द फ्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। मोहित आप बोलो अभी नेक्स्ट। हेलो सर, बेसिकली बेस ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लिनक्स पर है, अगर मैं वहाँ पे 5 कंटेनर बना रहा हूँ, तो कुछ कंटेनर का रिक्वायरमेंट अगर विंडोज का है तो उसको भी मीट हाँ कर देखो, ये क्वेश्चंस ना आगे वाले आ रहे हैं, अभी हमने कंटेनर्स पे वर्ड बोला ही नहीं अभी तक, ठीक है? हम तो सिर्फ अभी क्या समझ रहे हैं पहले कि ये चीज पूछो ओनली। अभी कंटेनर्स क्यों आया वो टॉपिक ही नहीं आया अभी तक, तो वरना बहुत आगे भाग गए हम लोग अचानक से। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, क्योंकि ओके वो उसका आर्किटेक्चर में समझाऊंगा कि एक ओएस पे क्या लिमिटेशंस हैं। अभी कंटेनराइजेशन टर्म्स पे मैंने टच ही नहीं किया था, ठीक है? अभी करेक्ट प्रॉब्लम करेक्ट, में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को यहाँ समझो, फिर आगे की बातों में जब क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के, वरना ओके फ्लो बिगड़ नोटेड, जाएगा ऐसे। श्योर श्योर प्रा- नोटेड, ओके। प्रथमेश प्रथमेश आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सुभाष आप बोलो नेक्स्ट। हेलो हाँ। सर, एक डाउट था कि अगर आपने बोला कंटेनर कैरी ऑल द डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर, इट रिमूव द डिपेंडेंसी इन जहाँ पे हम डिप्लॉय करते हैं, तो सर ये पॉसिबिलिटी नॉर्मल सॉफ्ट एप्लीकेशन पैकेज में नहीं था कि हम उस पे सभी डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर कैरी करें पैकेज के राइट। साथ? अभी तक क्या था बॉस, हम या तो पूरी वर्चुअल मशीन आपको दे रहे थे उठा के। ओके जैसे अभी तक ये ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं था मार्केट में जो लाइब्रेरी अपने फंक्शंस को कैरी करे। ओएस की लाइब्रेरी हमें डालनी पड़ती थी अलग से। तो आपको अभी तक सॉल्यूशन क्या था? हम पूरी वर्चुअल मशीन की टेम्पलेट बना के और उस टेम्पलेट को हम शेयरिंग कर रहे थे आपके लिए, वर्चुअल मशीन की जो टेम्पलेट थी ना। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ना वर्चुअल मशीन को शेयर करने में प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों को। एक प्रॉब्लम दी आती है कि बहुत उसकी इमेज बहुत हैवी होती है, ओएस की इमेज, पहला। दूसरा क्या होता है, वो लाइसेंस वेस्ट होती हैं, कहीं भी चलाओगे तो वहां भी लाइसेंस तो लेना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन प्लगइन वेस्ट होता है। अगर वो मशीन वीएमवेयर की थी तो जहां चलाना है ना वो मशीन भी आपका वीएमवेयर का होना चाहिए। ओके लेकिन अभी सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन जो मार्केट में पढ़ने जा रहे हो आप लोग, इसकी इमेज जो बनाऊंगा मैं सॉफ्टवेयर की, वो इमेज होगी पोर्टेबल। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में इमेज को बनाया गया था, वो मशीन लिनक्स का था कि वो मशीन में रेल 7 था कि मशीन में वीएमवेयर था, इट डजंट मैटर। ये तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, तुम्हारे हार्डवेयर के फुटप्रिंट कैरी नहीं करता। इस सॉफ्टवेयर को जहां चलाओगे वहां के फुटप्रिंट कैप्चर कर लेगा। तो सर, in case of container solution, any correlation between the guest OS and the system OS? सॉरी, मैं दोबारा बोलो। In case of the container solution, no any correlation between the guest OS and the system OS? इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, गेस्ट ओएस से ही काम हो जाता है कंटेनर का पूरा? सिस्टम ओएस और गेस्ट ओएस, ये दो वर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे भी। ये क्या बोल रहे हो आप?
कंटेनर जो कैरी करता है अपने हाँ, लाइब्रेरी। कंटेनर में क्या होता है, करने- सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी बस, और रेस्ट ऑफ द थिंग्स इट पिक फ्रॉम द ओएस। नेटवर्किंग चाहिए इसको, इसको स्टोरेज चाहिए, इसको सीपीयू चाहिए, इसको मेमोरी चाहिए। ये दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, मतलब लाइनस होने चाहिए या विंडो लाइनस भी वो अभी अभी चलेगा? अब वही सेम बात आ गई, उसका आर्किटेक्चर समझाऊंगा अभी। वो कर। ठीक है, दीपिका। हाय सर। हाय। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें जैसे हमने एक ओएस इंस्टॉल करी, उस पे एक कंटेनर इंस्टॉल किया जिसके अंदर में एक सॉफ्टवेयर डाला, एक टक की रिक्वायरमेंट के अभी हिसाब से कंटेनर वर्ड को थोड़ा सा टच मत करोगे आप लोग, क्योंकि वो मैंने बोला ही नहीं है। थोड़ा सा इसको डाउट को लेके पूछो अभी नहीं आपके सर, पास। मेरा कंटेनर का क्वेश्चन नहीं है, मेरा ये कि लिमिटेशंस कितनी है कि एक अच्छा, ओएस के हाँ, हिसाब ठीक है। से कितने कंटेनर हम डाल सकते हैं, इसकी भी तो कोई देयर इज नो लिमिटेशन। लिमिटेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि कंटेनर्स मेरे लिए एक प्रोसेस है। क्या है मेरे लिए? प्रोसेस है। एक सॉफ्टवेयर चल रहा है सिस्टम में। सॉफ्टवेयर जब पहले तुम ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली चला रहे थे ना, तब भी इट क्रिएटिंग प्रोसेस, और आज भी कंटेनर्स में उसको ले गए तो हमारे लिए कंटेनर भी एक क्या बना, प्रोसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि डिपेंड ओवर द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। अगर सिस्टम में मेमोरी नहीं है, सीपीयू नहीं है, तो लिमिटेशन है, वरना देयर इज नो लिमिटेशन। यू कैन रन एन नंबर ऑफ कंटेनर्स इफ यू हैव कैपेबल हार्डवेयर। ओके ओके, ओके। सेम चीज जो क्लाउड वीएम होगी उसके लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे हम T2 माइक्रो लेंगे तो उस हिसाब से हम कंटेनर्स डाल सकते हैं जितनी उसकी लिमिटेशंस है। अगर हम लार्ज लेंगे सीपीयू मेमोरी तो उस हिसाब से बिल्कुल एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट सीपीयू कंजप्शन की है, तो उसके अकॉर्डिंगली कंटेनर टेक्नोलॉजी, कंटेनराइजेशन वर्ड आने के बाद कभी ऐसा मत बोल देना कि मेरी एप्लीकेशंस पहले 4 GB रैम यूज करती थी, आज वो 2 GB से काम चला लेगी। नहीं नहीं नहीं, कंटेनर्स कहता है कंटेनर्स ने किसी सीपीयू मेमोरी कंजप्शन को रिड्यूस नहीं किया। कंटेनर ने कहा कि मैंने बस आपके सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी फंक्शंस को आइसोलेट कर दिया, नेटवर्क को आइसोलेट कर दिया। बट एप्लीकेशंस को जितना मेमोरी पहले चाहिए था उतना आज भी आपको देना पड़ेगा। अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यू आर रनिंग 4 कंटेनर, तो सर कितना मेमोरी चाहिए? भाई ये प्लानिंग कर ले कि 4 एप्लीकेशंस पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में कितना मेमोरी ले रही थी, उसका सम करके उतना रैम तेरे सिस्टम में होना चाहिए। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड, थैंक यू। ठीक है, अब थोड़ा सा अभी आप क्वेश्चंस को होल्ड करो, देन मैं भी आता हूँ लौट के वापस। ओके, सो फाइनली हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन अभी भी कंपनीज के लिए प्रोविजनिंग की लाइफ बहुत ज्यादा पैनिक में थी, जिसकी वजह से मार्केट में कंसेप्ट आया गया जो आप पढ़ने आए हो। यू आर लर्निंग नाउ हियर ओएस वर्चुअलाइजेशन। जिसको बोलते हैं हम लोग कंटेनर टेक्नोलॉजी। कंटेनर्स की कई डेफिनेशंस होती हैं, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूं। सो यूजिंग कंटेनर we can isolate software dependency inside the operating system। डिपेंडेंसी की बात करते हैं अगर हम लोग, तो जैसे ओएस की सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी, सॉफ्टवेयर की बाइनरी होती हैं, अपनी अपनी कॉन्फ़िग फाइल्स होती हैं, राइट। ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। कंटेनर बेसिकली contain minimal files for software only। right? Yeah, container it do not contains full OS environment, but it only have minor OS फुटप्रिंट। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता होगा कि अभी तो आपने बोला था कि कंटेनर में तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं है। अभी आप एक लाइन बोल रहे हो कि कंटेनर में ओएस तो नहीं होता, पक्की बात है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के माइनर फुटप्रिंट होते हैं।
अब ये माइनर फुटप्रिंट किसको बोलते हैं हम लोग, ये कंफ्यूजन सबको है मार्केट में। जिसको प्रैक्टिकल में प्रूव कर पाऊंगा, इस लाइन को अभी आप समझे ना ठीक से, इसको होल्ड करके रख लो। प्रैक्टिकल में आपको दिखा पाऊंगा कि देखो ये कंटेनर्स में ना, इसको मैं बोल रहा था फुटप्रिंट। पूरा ओएस नहीं है इसके अंदर, लेकिन देयर आर सम स्मॉल फुटप्रिंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इसमें आए हैं। वो क्या होते हैं वहां ही बता पाऊंगा मैं आप लोगों को, राइट। फिर हम ऐसा बोल देते हैं कि कंटेनर्स को शेयरिंग करना बहुत इजी है, कंटेनर्स का बूटअप टाइम बहुत फास्ट है, राइट। कंटेनर्स के आने से ऑन डिमांड प्रोविजनिंग हो गई, ऐसी लाइनें बोलते हैं। ऐसी लाइनें क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जब ओएस को बार बार प्रोविजन नहीं कर रहे हो, यू आर ओनली गिविंग एफर्ट, कंटेनर को बनाने में बस टाइम दे रहे हो अपना। जब कंटेनर में बहुत बड़ा फाइल सिस्टम ही नहीं है हमारे उसमें इंस्टॉल्ड, तो उसको बूटअप होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सर कंटेनर्स का बूटअप टाइम कितना होता है आपके अकॉर्डिंग? इस बात का आंसर क्या है मेरे पास? कंटेनर का बूटअप टाइम होता है इक्वलेंट। कंटेनर्स कहता है मेरा बूटअप टाइम कुछ भी नहीं है अपना, मेरा अपना कोई फाइल सिस्टम अलग से नहीं होता है जिसमें मैं पहले लोड करूंगा देन एप्लीकेशंस को लोड करूंगा, नहीं। एप्लीकेशंस के प्रोसेस को चलने में जो टाइम लगता है वही मेरा बूटअप टाइम है। सर ये कंटेनर्स का साइज कितना होता है? एप्लीकेशंस की जो लाइब्रेरी का साइज है और जो आपका सॉफ्टवेयर है उसका सम करके जो डेटा होगा 200 MB 300 MB का, वही साइज किसका होता है? कंटेनर्स का होता है। सर कंटेनर्स हमारे सिस्टम में से कितने रिसोर्स यूज करता है? कहता है मैं कुछ रिसोर्स यूज नहीं करता, एप्लीकेशंस के यूजेज ही कंटेनर्स के यूजेज होते हैं, राइट। तो ये बातें समझ में आपको आ गई होंगी कि बूटअप टाइम के बारे में भी पूछे आपसे, साइज के बारे में भी बात पूछी जाती है और रिसोर्स के बारे में भी बात पूछी जाती है, तो सबका एक ही मतलब है, क्या? एप्लीकेशंस के यूजेज पे डिपेंड करता है। तो यहां से क्वेश्चंस आता है निकल के। फिर अब मैंने अभी इस सेशन में डिस्कस किया कि वर्चुअलाइजेशन कौन सा है, पहले हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या था, ओएस वर्चुअलाइजेशन क्या था, ये टॉपिक खत्म हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका चैट पे आप आंसर देना, बस बोलना मत। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन आने के बाद क्या मार्केट से हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी? हाँ, ऑलमोस्ट आप सब सही सही बोल रहे हो। पहला आंसर आपने ठीक दे दिया, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को हम खत्म नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं खत्म कर सकते? क्योंकि सर ये एक टीम है, इसके 4 सॉफ्टवेयर्स हैं। ये टीम 2 बैठी हुई है कंपनी में, इसके 4 सॉफ्टवेयर हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि जो अपना हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर को पहले आप वर्चुअलाइज कर दो, हाइपरवाइजर के थ्रू इसको आप वर्चुअलाइज कर दो, हाइपरवाइजर के थ्रू आप इसको वर्चुअलाइज करके इसमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो पहले अलग अलग। आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हैंडओवर इसको दे दो, एक ओएस का हैंडओवर इसको दे दो, एक ओएस का हैंडओवर इसको दे दो। अब ये एप्लीकेशन टीम क्या करेगी? दे हैविंग 4 यूज केसेस, सो दे विल गेट अप 4 कंटेनर। दैट मींस इस टीम को पहले अर्लियर वी वर प्रोवाइडिंग 4 वर्चुअल मशीन इंडिविजुअली। आज उसको एक मशीन दे दिया, उसके 4 सॉफ्टवेयर्स एक ही मशीन में क्या हो गए? यानी इस टीम ने बार बार हमें रीच नहीं करना। इस टीम की इस टीम को ना अब हमको ये एक्सक्यूज नहीं देना है कि सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी की वजह से सॉफ्टवेयर डिले जा रहा है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि मशीन प्रोविजन नहीं है। नहीं, ये बात आप नहीं बोलोगे आप, क्योंकि मशीन्स ऑलरेडी वी हैव प्रोवाइडेड। अब आप क्या करो, उसी मशीन में जस्ट यू विल क्रिएट कंटेनर। आपको पाइथन चाहिए तो पाइथन का प्लेटफॉर्म बनाओगे बस। आपको जावा चाहिए तो यू विल बी सेटअप जावा कंटेनर। आपको नहीं चाहिए तो यू विल टर्मिनेट जावा कंटेनर।
हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार प्रोविजन डेस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लेयर होगी वो अनचेंज है, एक बार आपको दे दिया, अब उसके अंदर बैठ के आप लोग मल्टीपल कंटेनर्स को बनाओगे आप। ये टीम क्या करेगी, इसके भी कुछ दे हैविंग सम यूज केसेस, दे वांट टू गेट अप सम डेटाबेसेस एप्लीकेशंस। तो इस टीम के स्किल्स में कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इस टीम के स्किल्स में कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो आप ठीक कह रहे हो सर जी कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन नहीं होता ना, तो तीनों टीम को हमें फिजिकल सर्वर का एक्सेस देना पड़ता। फिर फिजिकल सर्वर में होने वाली मेंटेनेंस, हार्डवेयर बढ़ाना कम करना, फिर हमको पुरानी प्रॉब्लम्स जो थी ना वापस आना स्टार्ट हो जाती फिर। यानी एप्लीकेशन टीम तो बेनिफिट में आ जाती, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो टीम थी ना उसके लिए कहानी दोबारा से वहीं लौट जाती जो पहले थी। आज हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की टीम को बेनिफिट दे रहा है और कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी हमारी सॉफ्टवेयर टीम को बेनिफिट दे रही है। आर यू गेटिंग क्या बोल रहा हूं? हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन आने के बाद हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर टीम, जैसे अमेजन, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन नहीं होता तो क्या अमेजन पूरे वर्ल्ड को सर्वर दे पाता? आज अमेजन पूरे वर्ल्ड के लिए सर्वर दे रहा है मार्केट में। क्यों दे पा रहा है? क्योंकि एक फिजिकल बॉक्स लिया बैकएंड में और उस फिजिकल बॉक्स पे हाइपरवाइजर डाल के कि यार नेटवर्क ले लो। एनी टीम, एनी कंपनी आज अपने लिए मशीन्स प्रोविजन कर पाती है और हर कंपनी को ये लग रहा है कि ये सर्वर मेरा ही है, ये फिजिकल बॉक्स मुझे मिल गया। इट्स इंटेलिजेंसी ऑफ हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। तो इंफ्रा की टीम को बेनिफिट कौन दे रहा है? वो वर्चुअलाइजेशन जो हार्डवेयर लेवल पे डाला गया है। कल बात हो रही थी, टेलीकॉम का भाई था एक, बोला ओपन स्टैक का क्या यूज केस है। आपके टेलीकॉम में इरेक्शन में जो बात कर रहे थे हम लोग, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्चुअलाइज करने के लिए तो कोई टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी। तो तुम VMware को ना यूज करके हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के लिए ओपन स्टैक को यूज कर रहे हो। ओपन स्टैक के आने से तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो टीम है ना उसको बेनिफिट हो गया है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना बना के पहले आप दे रहे थे उन टीमों के लिए जो अपना नेटवर्क उसके ऊपर डालते थे और वो तुमसे इंडिविजुअल ओएस की डिमांड कर रहे थे ना, अब उनसे क्या बोलोगे तुम लोग? नहीं भाई एक काम करो, एक ओएस ले लो, 4 नेटवर्क 5 नेटवर्क एक ही ओएस के अंदर यू विल स्पिन अप। ओके, ये था क्वेश्चन का आंसर दिया आपने और इसका मैंने एक बार समराइज कर दिया वापस कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन अभी भी पिक्चर में कहाँ रहा और ओएस वर्चुअलाइजेशन पिक्चर में कहाँ आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे मैं, क्या ओएस वर्चुअलाइजेशन चलाने के लिए इज इट मैंडेटरी कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन होना ही चाहिए? दोबारा बोल रहा हूं, क्या ओएस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी चलाने के लिए, आई मीन कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने के लिए, इज इट नेसेसरी, इज इट मैंडेटरी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन अंडरलाइन? यहां कंफ्यूजन आपको भी है और मैं जो सोच रहा था आप भी आई थिंक वही सोच रहे हो। तो पहले मैं समझा दूं आपको, इसका आंसर एक तो नो है। सर यार कंटेनर टेक्नोलॉजी को हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन से मतलब क्यों है? कंटेनर तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है और ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है हार्डवेयर में। अब ऐसा जरूरी थोड़ी होता है कि हार्डवेयर हमारा वर्चुअलाइज ही होगा तो ओएस चलेगा। क्या हम फिजिकल सर्वर पे ओएस प्रोविजन नहीं कर सकते? क्या हम डायरेक्टली फिजिकल हार्डवेयर लेके, क्या हम इस फिजिकल हार्डवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के, और ये हमारी जो 3 टीम थी, टीम 1, टीम 2, टीम 3, अब तीनों टीम को एक ही फिजिकल बॉक्स का एक्सेस दे दो कि भाई आप भी चलाओ अपने कंटेनर, आप भी चलाओ अपने कंटेनर, आप भी चलाओ अपने कंटेनर, यानी ये अपने अपने कंटेनर्स को बनाना स्टार्ट कर देंगे।
लेकिन सर आपने 1 मिनट पहले लाइन बोली थी ना कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन को हटा दोगे तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी क्या? अब इस हार्डवेयर को पहले आप डेटा सेंटर में लगा के आओगे, फिर कभी इस हार्डवेयर में निक कार्ड फेल हो गया या इसमें कल को मेमोरी बढ़ानी पड़ी, तो फिर फिजिकल सर्वर रूम में जाओगे, मेमोरी एक्सटेंड करोगे। तो ऐसा बोलो कि सर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन मैंडेटरी तो नहीं है, बट इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस। किसी कंपनी के लिए हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन यूज करना एक बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है, वरना उनको फिजिकल हार्डवेयर को लगा के ही किसी एक टीम को डेडिकेटली एलोकेट करना पड़ेगा। लेकिन कोई बंदा बोले कि मैंडेटरी है तो नहीं है। क्या कंटेनर वर्चुअल मशीन के अंदर ही चलता है? ऐसा नहीं है। कंटेनर्स कहता है आई एम ओएस वर्चुअलाइजेशन, मुझे ओएस चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि मुझे तो हार्डवेयर चाहिए, और हार्डवेयर 2 टाइप के होते हैं, या तो फिजिकल या वर्चुअलाइज्ड। लेकिन मार्केट में क्या हो रखा है, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो पहले वर्चुअलाइजेशन में चलती नहीं थी। उन एप्लीकेशन को तुम कंटेनराइज करना चाहते हो, तो उन एप्लीकेशंस को डायरेक्टली वी आर रनिंग ओवर द फिजिकल हार्डवेयर इन कंटेनर। क्या बोल रहा हूं सर? हमारी कंपनी में एक ऐसी एप्लीकेशन थी पहले जो फिजिकल बॉक्स पे ही चलती थी हमेशा। इसके लिए हमने वर्चुअलाइजेशन कभी अडेप्ट ही नहीं किया ड्यू टू लैक ऑफ प्रोसेसिंग। क्योंकि सर हमारा ये मानना था, हमारे क्लाइंट का, कि हार्डवेयर से परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगी, किसी चीज को वर्चुअलाइज करने से परफॉर्मेंस में इंपैक्ट आ जाता है। कोई एक एप्लीकेशन थी डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलती थी, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी अडेप्ट इसके लिए नहीं किया गया था, क्योंकि क्लाइंट ने बोला है कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इसकी परफॉर्मेंस को स्लो कर देगा। तो सर पहले ये बता दो हम लोग को कि जो एप्लीकेशंस पहले वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में सपोर्ट ही नहीं थी, क्या उन एप्लीकेशंस को हम कंटेनराइज कर सकते हैं? आज हम ओएस डाल के सर, और ओएस के ऊपर हम कंटेनर बना के एक अलग से, और इस कंटेनर में एप्लीकेशन पैक करेंगे, तो क्लाइंट इस बात के लिए एग्री हो जाएगा? एग्री आप करोगे, क्योंकि कुछ क्लाइंट का ये सोचना है कि एप्लीकेशन कंटेनर में जाएगी ना तो परफॉर्मेंस और थोड़ी बहुत उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि कंटेनर से रिक्वेस्ट ओएस पे आएगी, तब ओएस उसको रेस्पॉन्स देगा। तो इस बीच में मेमोरी पेजिंग में, सीपीयू पेजिंग में डिपेंड स्लोनेस आती है। किसी चीज को ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाने से और किसी चीज को कंटेनर में चलाने से परफॉर्मेंस पे कभी इंपैक्ट आता ही नहीं है, क्योंकि कर्नल के लिए कंटेनर एक प्रोसेस है। प्रोसेस कर्नल से जैसे पहले बात कर रहा था वैसे ही बात करेगा। कंटेनर के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कोई इंटरप्रेटर अलग से डिले नहीं करता है। तो ये माइंड से नेगेटिव पॉइंट निकाल देना कि एप्लीकेशंस को कंटेनर के अंदर ले जाओगे तो परफॉर्मेंस में कुछ फर्क तो आएगा सर। नहीं, देयर इज नो डिफरेंट इन परफॉर्मेंस। ओके, तो ऐसी कंपनी जिनकी एप्लीकेशंस पहले वर्चुअलाइजेशन में नहीं चलती थी, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में दे वर नॉट प्रेफरिंग, तो ऐसी कंपनी आज के टाइम पर अपनी एप्लीकेशंस को कंटेनराइज करके बैठे हुए हैं, और उस कंटेनर को दे आर रनिंग ओवर द फिजिकल सर्वर। तो यहाँ से मेरी बात का आंसर मिला आप लोगों को कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि कंटेनर चलाना है तो फिजिकल बॉक्स, सॉरी, कंटेनर चलाना है तो वर्चुअल मशीन ही होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आप बोलो अंडरस्टूड ना, जिन्होंने आंसर बोला था? हाँ रविंदर बोलो। ये सर एक्चुअली अगर बहुत सारे टीम बहुत सारे कंटेनर अपने बना लेते हैं तो उस कंटेनर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे हम एक ओएस पे तो एक आईपी है, ठीक है, लेकिन उस कंटेनर पे क्या डिफरेंट डिफरेंट आईपी होंगे तो आईपी का कंफ्यूजन नहीं होगा? वो अभी आपका क्वेश्चन नहीं है, वो तो अभी टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्वेंटरी बनती है, इन्वेंटरी में प्रॉपर दिख रहा होता है, दीज आर द कंटेनर्स, दीज आर द नेम्स, दीज आर द लिस्ट, सीपीयू, मेमोरी, आईपी एड्रेसेस। तो वेल मेंटेन इन्वेंटरी बनती है, देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है।
हर कंटेनर में हम बाहर से बैठ के बहुत अच्छे लेवल पर वी कैन एक्सपेक्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस ऑफ ईच कंटेनर। हर कंटेनर का अपना इंडिविजुअल आईपी होता है, पोर्ट नंबर होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ मिसमैच हो जाएगा या कुछ गलत ट्रैफिक चला जाएगा, नहीं। सुभाष। सर ये जो एप्लीकेशन का एग्जांपल दिया, ये अगर हम वीएम बेस पे करेंगे तो डिले आएगा, या जिसमें डायरेक्टली कंटेनर बेस्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं ऑन हार्डवेयर उस पे नहीं आएगा? हाँ, पहले तो ऐसा था, लोग मानते थे पहले ऐसा कि किसी चीज को फिजिकल सर्वर से हटा के वर्चुअल मशीन में ले जाओगे तो कुछ तो मेमोरी और कुछ तो प्रोसेसिंग इम्पैक्ट आता था, ऐसा लोगों का मानना था ऑन वीएम बेस्ड सॉल्यूशन, ऑन हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। ओके। लेकिन ये लाइन अगर कोई बोलता है आपसे कंटेनर्स के लिए, तो उसको सीधा बोलो कि नहीं भाई, कंटेनर्स लेवल पे आने से और किसी चीज को कंटेनर्स में चलाना और कंटेनर से बाहर चलाने में प्रोसेसिंग लेवल में कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि कंटेनर्स सिर्फ ये कहता है कुछ नहीं किया भाई, सिर्फ लाइब्रेरी जो कॉमन फोल्डर में थी उनको हटा हटा के अलग कर रखा है बस। तो किसी चीज को, यार एक सीधी बात बताओ, ये फोल्डर है मेरे पास, ये राम नाम का एक फोल्डर है, यहां मुझे एक फाइल बिल्डअप करनी है पाइथन की, और इस पाइथन की फाइल में लिखना है v1, ठीक है। अब यही फाइल चाहिए किसी और एप्लीकेशन को भी, पर उसको v2 फाइल में v2 चाहिए। तो तुमने क्या किया सर, एक काम कर लो यार, आपने गलत कर दिया। आप पहले क्या करते, लाइब्रेरी को अलग कर देते, v1 अलग कर लेते पहले ऐसे, और इस फाइल को यहां से कट करके यहाँ पेस्ट अलग मार दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ कर दिया आपने v1, ठीक है। और यहां से हटा के इसको वहां ले जाओ, सेम लाइब्रेरी है, देखो सेम लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी का जो कंटेंट है ना, वर्जन जो है ना, वो क्या है, तो क्या मैं इन दोनों को, इसको मैं एप्लीकेशन का कंटेनर 1 नहीं बोल सकता, इसको मैं एप्लीकेशन कंटेनर 2 नहीं बोल सकता। तो किसी सॉफ्टवेयर को पहले एक ही इन्वायरमेंट से उठा रहे थे हम लोग, आज हम दो सॉफ्टवेयर को दो एरिया में अलग अलग, v1 में जो सॉफ्टवेयर आएगा वो यहाँ से उठाएगा लाइब्रेरी, और जो v2 में आएगा सॉफ्टवेयर वो अपनी लैब यहाँ से पिक करेगा। इतना फर्क है बॉस पास। नहीं सर, मेरा डाउट उस पे है, जो आपने पहला एग्जांपल दिया कि पहले हम हाइपरवाइजर डाल के फिर वीएम बनाएंगे, हाँ, फिर VM पहले के क्या ऊपर था कि कंटेनर चीजें, डिप्लॉय करना। हाँ ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम टॉक टू हाइपरवाइजर, देन हाइपरवाइजर टॉक टू हार्डवेयर। तो यहाँ पर ना एक कन्वर्जन लेयर ज्यादा थी आपके लिए। तो इस केस में वो एप्लीकेशन हम प्रेफर नहीं करेंगे जो डिले सेंसिटिव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अंकित मल्होत्रा, अंकिता, सॉरी यार अंकिता, आपकी वॉइस नहीं आ रही अंकिता। सुभाष आप बोलो जब तक। कोई नहीं, आपकी वॉइस नहीं आ रही, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम बात करता हूँ। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने अभी क्या समझा, आज का जो ऑब्जेक्टिव था, सर्वर प्रोविजनिंग इंडस्ट्री में क्या था, कितने टाइप से हो रहा था, वर्चुअलाइजेशन प्रोविजनिंग मार्केट में आया, फिर ये वर्चुअलाइजेशन आया, उसके बाद जो आप पढ़ने आए हो दैट इज कॉल्ड ओएस वर्चुअलाइजेशन। फिर आपने ये समझा कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन वर्सेस, कोई आपसे बोले इंटरव्यू में कि ये टेक्नोलॉजी क्या थी, और ओएस वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा क्या, देन व्हाट कंटेनर। अब जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ये प्रॉपर वेल डॉक्यूमेंट्री यहाँ लिखा हुआ है कि आपने आज सेशन 1 में पहले हाफ में जो बोला वो चीजें मुझे अगर प्रॉपर बुक से पढ़नी होंगी तो सब कुछ बता रहा क्लियरली। देखो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आर डिप्लॉयड ऑन सिंगल सेट ऑफ लाइब्रेरी, कैसे कैसे इंडस्ट्री एप्लीकेशन डिप्लॉय करती थी पहले,
बाद में बता रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या आती थी उनके अंदर। फिर जो मैंने बोला यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ है, सब कुछ बोल रहा है जो मैंने बोला है। तो फाइनली बता रहा है कि देखो ये था ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट पहले वाला। पहले एक ही ओएस हुआ करता था उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। देयर हैव लॉट ऑफ लाइब्रेरी और ऑल एप्लीकेशंस दे आर शेयरिंग कॉमन लाइब्रेरी। इस चीज से हट के कंपनी नाउ मूविंग ऑन दिस आर्किटेक्चर। सर इस आर्किटेक्चर को तुम क्या बोलोगे? इस आर्किटेक्चर को बोलते थे हम लोग मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। क्या बोलते थे? नाउ कंपनी दे आर मूविंग ऑन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अब एक बात निकल के आ गई नई कि आपने एक नया टर्म्स बोल दिया है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ये मोनोलिथिक क्या था? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या था भाइयों? जब कोई कंपनी अपनी पूरी वेबसाइट को एक ही पैकेज में पैक कर दे, जैसे पेटीएम। सर पेटीएम है, दे हैव लॉट ऑफ फीचर्स। हम वहां से टिकट बुक कर पाते हैं, ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, मूवीज बुक कर पाते हैं, कुछ भी कर लो वहां से आप लोग। तो सर इतनी एप्लीकेशंस को क्या इन्होंने एक ही साथ बंडल बना के और एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल दिया होगा? यही हो रहा था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में। वी वर रनिंग कंप्लीट वेबसाइट इन सिंगल पैकेज, जिसमें देयर हैव लॉट ऑफ चैलेंज। क्या थे? एक वर्जन में प्रॉब्लम आई, पूरा एप्लीकेशन को हटाना, पूरे एप्लीकेशन को डिबग करना। एक वर्जन अपडेट हुआ, पूरी एप्लीकेशन को डाउन टाइम लेना। तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से कंपनी नाउ मूविंग ऑन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। एक काम करो, पेटीएम में एक फेस को एक कंटेनर के अंदर पैक कर दो। क्या कर दो? एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार ले लो पहले, और नाउ सपोज मैंने 2 कंटेनर्स या मैंने 5 कंटेनर्स इसमें बिल्डअप कर दिए। मैंने बोला ये पेटीएम की एप्लीकेशंस मूवीज के लिए होगी। देयर इज वन कंटेनर which is containing movies applications only. This is container 2, जिसमें आप पेटीएम से बैठ के आप रेलवे की टिकट बुक कर सकते हो या अपना फोन रिचार्ज कर सकते हो। ये मूवीज का डेटाबेस है, ये फोन का डेटाबेस है, और ये हमारे लिए बना दिया हमने कौन 3, राइट, जो हमारे किसी और पर्पज में काम में आ रहा होगा। कभी क्या हुआ, मूवीज लेवल पर कोई अपडेट करना है या मूवीज की इंटरनली फंक्शनिंग्स में कुछ प्रॉब्लम आई, तो मेरी ई कॉमर्स की पूरी वेबसाइट, बाकी की वेबसाइट चलती रहेगी। कभी मूवीज को मुझे कहीं और इंटीग्रेट करना है तो उसका एपीआई में किसी और को दे दूंगा। मुझे मूवीज का पेमेंट पेटीएम से करवाना है तो पेटीएम का फीचर मैं यहाँ इंटीग्रेट कर दूंगा बाद में। पूरी वेबसाइट को रीडिप्लॉय नहीं करूंगा। मुझे मूवीज में गूगल पे ऐड करना है तो गूगल पे का पेमेंट मेथड ऐड कर दूंगा बाद में। ई कॉमर्स का बिजनेस इतना स्मार्ट हो गया बिकॉज द कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी। वरना ई कॉमर्स की लाइफ में इतनी बड़ी पहले प्रॉब्लम आती थी, समथिंग गोज डाउन, रिक्रिएट कर रहे हैं, पूरा डाउन टाइम चल रहा है, पूरी मेंटेनेंस विंडो चल रही है एक साथ ही पूरी वेबसाइट पर। आज ऐसा नहीं होता, कभी ई कॉमर्स कंप्लीटली एक साथ डाउन नहीं जाता। उसका ब्यूटी क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड में जो बनाया गया है ना, इट्स टोटली कंटेनाइज्ड। पूरा ई कॉमर्स का वर्ल्ड मार्केट में कंटेनाइज हो चुका है, राइट। तो क्या बोल रहा है वो कि इस आर्किटेक्चर पे कंपनी आज के टाइम पे मूव कर रही है। पहले ये था, इसने एक लाइन बोली है नीचे आके कि अल्टरनेटिवली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से बोलो भाई कि कंटेनर के साथ काम करो, विच आर काइंड ऑफ आइसोलेटेड पार्टीशन इनसाइड सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बता रहा है कि जैसे हार्ड डिस्क होती है ना, हमारे सिस्टम में 500 जीबी का एक डिस्क था, लेकिन लग क्या रहा है हमको, 1 ड्राइव 2 ड्राइव, लग ऐसा रहा है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं।
सेम कहता कंटेनर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक होगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 एप्लीकेशंस को ये लगता है कि ये ओएस मेरा है, मैं ही हूं, इसमें मेरे अलावा कोई और नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेशन इस कंटेनर में पैक्ड है, इस कंटेनर के अंदर उसकी लाइब्रेरी पड़ी हुई है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है, वो एप्लीकेशन यहाँ पैक्ड है, उसमें अपनी अलग लाइब्रेरी है, बट ओएस एक ही है। वो एप्लीकेशन यहाँ पड़ी हुई है, उसकी अलग लाइब्रेरी है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है। सबको ये लग रहा है कि मैं मेरा ओएस, मैं मेरा ओएस, मैं मेरा ओएस। यहाँ आने वाली अपडेट यहाँ प्रॉब्लम नहीं कर रही है, यहाँ आने वाली अपडेट यहाँ प्रॉब्लम नहीं कर रही है। पर सर सबके लिए रैम कहां से आएगा? रैम तो ओएस के ऊपर जो होगा तुमको मिलेगा, सीपीयू जो ओएस पे होगा तुमको मिलेगा, निक कार्ड जो ओएस पे रहेंगे तुमको मिलेंगे, डिस्क ओएस पे जो रहेंगी तुमको मिलेंगी। हार्डवेयर लेवल की आइडेंटिटी सबकी कॉमन है, लेकिन सॉफ्टवेयर लेवल पर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी लाइब्रेरी फंक्शंस, उसी को आइसोलेट करना हमारा मकसद था। राइट। तो बता रहा कि देखो जैसे पार्टीशनिंग टेक्नोलॉजी होती है ना, वैसे लगता है हमको बाद में कंटेनर्स के मैनी बेनिफिट्स होते हैं। कंटेनर्स बाद में ऐसा लगता है जैसे वर्चुअल मशीन की तरह काम कर रहा है क्या। कंटेनर में जाओगे तो लगता है कि यार एक नई वीएम बन गया क्या। कंटेनर्स की अपनी अलग सिक्योरिटी होगी, कंटेनर्स का अपना अलग स्टोरेज होगा राइट करने का, कंटेनर्स का अपना अलग नेटवर्क कार्ड होगा, उसका अलग आईपी होगा। वायरिंग रिक्वायरिंग फार फ्यूअर हार्डवेयर, कम रिसोर्स के लिए, लेकिन बीइंग क्विकर टू लॉन्च एंड टर्मिनेट, बनाने का और लॉन्च करने का टर्मिनेशन टाइम बहुत कम हो गया, क्योंकि इट आल्सो आइसोलेट्स, बता रहा है इट आल्सो आइसोलेट्स द लाइब्रेरी एंड रन टाइम एनवायरमेंट। ओके, ये सब कहानी आप पढ़ते जाना। अब यहाँ एक बात निकल के आती है कि भाइयों मार्केट में ये कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी लेके कौन आया? तो रॉकेट, ड्रॉब्रिज, एलेक्सी, one of the major provider is Docker. So Docker is a community name only. Docker is a community name. They provided concept of containerization technology. Right. सर इसके क्या क्या एडवांटेज थे? लो हार्डवेयर फुटप्रिंट, पहला एडवांटेज। इन्वायरमेंट आइसोलेशन, क्विक डिप्लॉयमेंट, मल्टीपल टीम कैन वर्क साइमल्टेनियसली इन सिंगल ओएस, रीयूजेबिलिटी, चीजों को बनाओ डिलीट करो, बनाओ डिलीट करो, ऐसा नहीं कि बार बार ओएस को हटा रहे हो फिर डाल रहे हो, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर को मत छेड़ो, बस कंटेनर को बनाओ डिलीट करो, वर्जन चेंज करो देन डिप्लॉय कर दो। रीयूजेबिलिटी बहुत फास्ट हो गई, या यहां से हटा के किसी को देना है तो माइग्रेशन बहुत फास्ट हो गया। क्या बता रहा है? सेम कंटेनर में बी रीयूज्ड बाय मल्टीपल एप्लीकेशंस विदाउट नीड सेट ऑफ फुल ओएस। ये दोबारा ओएस बनाने की नीड नहीं है, एक ही कंटेनर्स को आप शेयरिंग कर लो। ये इसके बेनिफिट्स हो गए। यहां तुम्हारा ये पहला टॉपिक खत्म हो गया कंटेनर्स का, ये था इंट्रोडक्शन। अब कंटेनर्स का यहां से आगे आएगा क्यू सेशन और आर्किटेक्चर। ये रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर दे रहा हूं।